नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदित्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, यदि आप सी-टेट, यूपी-टेट, एमपी-टेट, केवीएस, डीएसएसबी जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे साथियों, यह चैनल खास आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वह आप तक मिल सकें। साथियों, सीरीज चल रही है, ईवीएस की सीरीज चल रही है जिसमें एनिमल टॉपिक है, जंतु टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, सी-टेट एग्जाम की दृष्टि से 2 से 3 मार्क्स का आता है। आज पार्ट 1 में बताएंगे जंतुओं के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकार में जंतुओं को कैसे विभाजित करते हैं, उन प्रकार में कौन कौन से जंतु आते हैं। तो साथियों, इस सीरीज का नाम है A to Z EVS। A to Z EVS सिखा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम आपको सिखा रहे हैं A to Z EVS, जहां से मैं आपको लेके चल रहा हूं परिवार टॉपिक से लेके चल रहा हूं परिवार जंतु पौधे, विविध, मिसलेनियस, घर, सारी टॉपिक क्लियर करेंगे। तो साथियों, आज बात करते हैं जंतुओं के प्रकार। तो जंतुओं के कितने प्रकार होते हैं? तो प्यारे साथियों, जंतुओं के प्रकार होते हैं कशेरुक दंड के आधार पर हम जंतुओं को विभाजित करते हैं। वहीं स्वपोषी, आत्मपोषी, स्वपोषी अथवा आत्मपोषी और परपोषी के आधार पर हम जंतुओं को विभाजित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। और जो तीसरा टॉपिक है वह प्रजनन के आधार पर, प्रजनन क्षमता के आधार पर हम जंतुओं का करते हैं वर्गीकरण। अब साथियों, बात आती है कोशिका के आधार पर हम जंतुओं का भी वर्गीकरण कर लेते हैं और हम करते हैं वास स्थान के आधार पर। जंतु किस तरीके से वास कहते हैं, कहां कहां जंतुओं का निवास होता है, उसके आधार पर भी हम जंतुओं का करते हैं वर्गीकरण। तो साथियों, एक एक को पढ़ते हैं, बहुत ही डीप में पढ़ते हैं। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि स्तनधारी जंतुओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक बार एग्जाम में इससे प्रश्न भिड़े हैं, इस बार भी आने की संभावना, प्रबल संभावना है। तो साथियों, एक एक को सीखते हैं। कशेरुक दंड के आधार पर जंतु। साथियों, पहले तो हम बात करते हैं कशेरुक दंड के आधार पर जंतुओं को कितने तरीके से विभाजित किया गया। तो कशेरुकीय जंतु के आधार पर 2 विभाजन किए गए हैं जंतुओं के। किया गया है कशेरुकीय जंतु और दूसरा किया गया है अकशेरुकीय जंतु। तो साथियों, कशेरुकीय जंतु क्या होता है? कशेरुकीय जंतु वे सभी जंतु होते हैं जिनमें पाया जाता है कशेरुक दंड या पाया जाता है रीढ़ की हड्डी। जो कशेरुक दंड होता है उसी को कहते हैं हम रीढ़ की हड्डी। अब साथियों, जब कशेरुक दंड में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है तो अकशेरुक दंड में क्या पाया जाएगा? उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी, उसमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाएगा। अब साथियों, इसके एग्जाम्पल ले लें, कशेरुकी जंतु के एग्जाम्पल ले लें यदि हम, तो मछली जंतु जो है, मछली है, मनुष्य है, मछली, मनुष्य, सर्प, छिपकली, ये सारे के सारे जंतु हमारे आते हैं कशेरुक दंड में। क्यों कशेरुक दंड में आते हैं? तो प्यारे साथियों, ये आते हैं कशेरुक दंड में इसलिए इनमें पाई जाती है रीढ़ की हड्डी। अब साथियों, हम बात करते हैं कि अकशेरुक जंतु कौन कौन से होते हैं, इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम। तो अकशेरुकी जंतु के उदाहरण होते हैं कृमि जो होते हैं, कृमि जंतु ये अकशेरुकी जंतु में आते हैं। वहीं तितलियां जो होती हैं, तितलियां अकशेरुकीय जंतु में आती हैं। फेफड़े अकशेरुकीय जंतु में आते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के स्पंज, विभिन्न प्रकार के स्पंज जो होते हैं वह हमारे आते हैं अकशेरुकी जंतु में। क्यों ये जंतु आते हैं अकशेरुकीय जंतु में? क्योंकि प्यारे साथियों, इनमें नहीं पाई जाती है रीढ़ की हड्डी, इनमें नहीं पाई जाती है कशेरुक दंड। अब साथियों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कशेरुक दंड के आधार पर वर्गीकरण जो हमने किया है जंतुओं का, वह समझ में आया होगा। तो प्यारे साथियों, अब चलते हैं स्वपोषी, आत्मपोषी और परपोषी के आधार पर वर्गीकरण।
तो साथियों स्वपोषी कौन से होते हैं? स्वपोषी वे सभी जंतु जो अपना भोजन का निर्माण, स्वपोषी या आत्मपोषी जंतु वे सभी जंतु होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे वह कहलाएंगे स्वपोषी, स्वयं का पोषण कर रहे हैं, आत्मपोषण, अपनी आत्म पोषण कर रहे हैं। तो साथियों इसका एक ही एग्जाम्पल है, इसको हम कहते हैं युगलीना। युगलीना जीव जंतु होता है, युगलीना, ये अपना स्वयं पोषण करता है, स्वयं भोजन करता है। अब साथियों बात आती है परपोषी की। क्या होते हैं परपोषी? परपोषी वे सभी जंतु होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण करने के लिए किसी न किसी तरीके से दूसरों पर निर्भर होते हैं, वह सभी जंतु परपोषी कहलाते हैं। मुख्यतः सभी जंतु परपोषी जंतु कहलाते हैं। साथियों हम उम्मीद करते हैं आपने कशेरुकदंड और स्वपोषी, आत्मपोषी और परपोषी के आधार पर जंतुओं को सही से समझ लिया होगा। तो साथियों अब बात करते हैं प्रजनन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। प्रजनन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किस तरीके से होता है? तो फ्रेंड्स प्रजनन के आधार पर यदि हम वर्गीकरण करते हैं तो करते हैं सबसे पहले अंडायुज और जरायुज। दो प्रकार से हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं प्रजनन क्षमता के आधार पर। प्रजनन क्षमता के आधार पर हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं अंडायुज और जरायुज। तो प्यारे साथियों अंडायुज क्या होते हैं? अंडायुज मतलब है वे सभी जंतु, वे सभी जीव जंतु जो अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते, वह हमारे अंडायुज कहलाते हैं। इसका यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हम मुर्गी ले लेंगे, हम इसको मेढक ले लेंगे, हम सर्प ले लेंगे, आदि जितने भी जीव जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं वह हमारे कहलाते हैं अंडायुज। तो प्यारे साथियों जब आपने सीख लिया अंडायुज क्या होता है तो यही चलते चलते सीख लेते हैं जरायुज क्या होता है। तो फ्रेंड्स जरायुज वे सभी जीव जंतु कहलाते हैं जो बच्चे देते हैं। बच्चे देने वाले सभी जीव जंतु हमारे कहलाते हैं जरायुज। जैसे कि यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो गाय हो गया, हथनी हो गई, शेर हो गया, ये सारे के सारे जीव जंतु जो होते हैं जो बच्चे देते हैं वह हमारे जरायुज कहलाते हैं। अभी अंतर बताएंगे आपको कि आप देख के बता देंगे कि यह जंतु बच्चे दे रहा होगा और यह जंतु अंडे देगा। आप दूर से देख के बता सकते हैं यदि आपको उस जंतु के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज नहीं पता है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए इसीलिए। तो अब प्यारे साथियों हम बात करते हैं कोशिका के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। आपने 3 वर्गीकरण पढ़ लिए हैं, अब चौथे वर्गीकरण पे हम आते हैं, कोशिका के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो प्यारे साथियों हम बात करते हैं जब कोशिका के आधार पर वर्गीकरण की तो हम 2 तरीके से वर्गीकरण करते हैं, एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। जैसा कि इसका नाम है एक कोशिकीय, एक कोशिका, वह सभी जीव जंतु जिनमें सिर्फ एक कोशिका से निर्माण होता है। जिन जीव जंतुओं का निर्माण सिर्फ एक कोशिका से होता है वह हमारे कहलाते हैं एक कोशिकीय जंतु। तो प्यारे साथियों इसी के साथ साथ हम पढ़ लेते हैं इसके उदाहरण। एक कोशिकीय जंतु के उदाहरण होते हैं वेलोनिया। एक उदाहरण है वेलोनिया जंतु होता है। एक होता है वेंट्रोकोशा एक जंतु होता है। ये 2 जंतु हैं, एक कोशिकीय जंतु में आते हैं और बहुत सारे जंतु जो एक कोशिकीय जंतु में आते हैं। वे सभी जंतु जिनकी सिर्फ एक कोशिका पाई जाए, जिनमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाए वह कहलाएंगे एक कोशिकीय जंतु। तो प्यारे साथियों अब हम बात करते हैं बहुकोशिकीय जंतु। तो जैसा इसका नाम है बहुकोशिकीय, एक से अधिक कोशिकाएं पाए जाए या बहुत सारी कोशिकाओं के निर्माण से जिन जंतुओं का निर्माण होता है वह बहुकोशिकीय जंतु कहलाते हैं। तो प्यारे साथियों जितने भी जीव जंतु हैं जो एक कोशिका से अधिक जंतु पाए जाते हैं वे बहुकोशिकीय जंतु कहलाते हैं। तो साथियों अब हम आ चुके हैं लास्ट वर्गीकरण पे हम आ चुके हैं।
लास्ट जो वर्गीकरण हमने किया है वह वर्गीकरण किया है वास स्थान के आधार पर। वास स्थान के आधार पर हम करते हैं जीव जंतुओं का वर्गीकरण। तो वास स्थान हम किसको समझते हैं? जहां पे जंतुओं का हो रहा हो निवास। तो हम जंतुओं के निवास को हम स्थल में करते हैं, जल में करते हैं, वायु में करते हैं और मरुस्थल में जीव जंतु का निर्माण करते हैं, वहां निवास स्थान होता है जंतुओं का। तो प्यारे साथियों, स्थल में रहने वाले जंतुओं की यदि हम सूची देखें तो हम कहते हैं शेर, गाय, हाथी, ये सारे जंतु आदि लगा दिया जाए। भाई जंतु तो बहुत सारे हैं जिसकी गिनती करना थोड़ा टफ होगा, इसलिए हमने आदि लगाया है। स्थल में जंतु पाए जाते हैं शेर, हाथी, गाय, ये सारे के सारे जो स्थल में निवास करें वह स्थलीय जंतु कहलाते हैं। तो अब बात आती है जलीय जंतु कौन से हैं। जलीय जंतु यदि हम मछली की बात करें, यदि हम स्पंज की बात करें, किसकी बात करें? मछली की बात करें, मछली की बात करें, हम स्पंज की बात करें तो हम बात कर रहे होंगे जलीय जंतु की। हम किसकी बात कर रहे होंगे प्यारे साथियों? हम कर रहे होंगे जलीय जंतु की बात कर रहे होंगे। अब हम तीसरी बात पे आते हैं, मरुस्थलीय जंतु कौन से होते हैं। मरुस्थलीय जंतु में हम बात करते हैं ऊंट की। जब ऊंट की बात आती है, जब बात आती है ऊंट की, जब बात आती है विषैली छिपकली की, विषैली छिपकली की, तब हम बात करते हैं ये जंतु पाए जाते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो जीव जंतु अपना निवास कर रहे होंगे वे सारे जंतु कहलाएंगे मरुस्थलीय जंतु। तो प्यारे साथियों, अब हम आ चुके हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। वायवीय जंतु कौन से होते हैं? वे सारे जीव जंतु, वे सारे जीव जंतु जो अपना विचरण वायु में करते हैं, वातावरण में करते हैं, वायुमंडल में करते हैं, वे हमारे कहलाते हैं वायवीय जंतु। तो वायवीय जंतु में हम पक्षी, सारे पक्षियों को ले लें और हम ले लें, सारे पक्षियों को ले लें और हम ड्रैको को ले लें, ड्रैको को ले लें और सारे पक्षियों को ले लें, तो हमारे ये वायवीय जंतु कहलाएंगे। अब साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्तनधारियों की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या होती हैं स्तनधारियों की विशेषताएं। तो प्यारे साथियों, स्तनधारियों की विशेषताएं होती हैं, सबसे पहले आप ध्यान लगा के पढ़िए स्तनधारियों की विशेषताएं, क्योंकि पिछली बार भी एग्जाम में आया था, उससे पिछली बार भी एग्जाम में आया था, उससे पिछली बार भी एग्जाम में आया था। तो जब लगातार कंटिन्यूटी बनी है इस क्वेश्चन की, तो हम संभावना करते हैं हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो स्तनधारियों की विशेषताएं होती हैं उनके शरीर पर बालों का पाया जाना, बालों का पाया जाना, बालों का पाया जाना, बालों का पाया जाना। दूसरी बात है स्तनधारी जो जंतु होते हैं, जो स्तनधारी जंतु होते हैं वह बच्चे देते हैं। उनकी प्रजनन क्षमता के आधार पर वे बच्चे देते हैं और बालों का उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं और बच्चे देते हैं। जो स्तनधारी जंतु होते हैं वे बच्चे देते हैं। और साथियों, एक अहम बात है, उनके कान के मध्य, उनकी जो कान के मध्य 3 अस्थियां होती हैं, कान के मध्य 3 अस्थियां होती हैं, 3 हड्डियां या अस्थियां होती हैं। तो साथियों, हमने बात की स्तनधारियों की। जब हमने स्तनधारियों की बात की तो उनके शरीर पर बालों का पाया जाना होता है, वे बच्चे देते हैं। जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, जो स्तनधारी नहीं होते हैं, हमने आपसे शुरुआत में बात की थी, हम बताएंगे डिफरेंस कि कौन अंडे देते हैं तो कौन बच्चे देते हैं। तो प्यारे साथियों, जिनके शरीर पर बाल ना हो, जिनके शरीर पर कान ना हो, जिनके शरीर पर बाल ना हो, जिनके शरीर पर कान ना हो, बाहरी कान ना हो, वह वह अंडे देंगे। और जिनके शरीर पर बाल हो, कान हो, वह बच्चे देंगे। और साथियों के एक अहम बात है जो बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज करता है, एक क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज क्वेश्चन करता है, वह क्वेश्चन है, कहता है प्रश्न में सीटेड कि बालों, जब
किसी जानवर की खाल पर जो पैटर्न बना होता है, किसी जानवर की खाल पर जब डिजाइन बनी होती है, वह किस के कारण बनी होती है। तो प्यारे साथियों, आज से ही याद कर लीजिए उस चीज को कि किसी जानवर की खाल पर जो डिजाइन बनी होती है, जो पैटर्न बना होता है, वह बना होता है उनके बालों के कारण। बालों के कारण किसी जानवर की खाल पर डिजाइन पर जो पैटर्न बना होता है। तो साथियों, इसी के साथ साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। ये पार्ट 1 था जंतु का। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा जंतु टॉपिक का सेकंड पार्ट 2, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि जंतुओं की क्या क्या विशेषताएं हैं, जिससे डायरेक्ट हिट प्रश्न में आता है। डायरेक्ट प्रश्न वहां से कैसे बनते हैं, आपको वहां देखने को मिलेगा। अभी आपने बेसिक चीजें सीखी जंतुओं के बारे में, अब आप देखेंगे कौन कौन से जंतु की क्या क्या विशेषता है। धन्यवाद। जय हिंद।